हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से होंगे और सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं साइंस का। क्रेजी साइंस जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका अगला टॉपिक हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आइए जानते हैं क्या किसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या क्या सवाल आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं, यानी वो फिनोमिना जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती हैं और उनका जो कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में ना जाकर के वापिस सघन माध्यम में आ जाती हैं। यही प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है बच्चों, यही परिघटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी यही फिनोमिना। आइए समझते हैं। हमने मान लिया कि ये मेरे पास कोई इंटरफेस है जो सघन माध्यम को विरल माध्यम से अलग कर रही है, यानी ये अलग कर रही है हमारे यहाँ पे। ये सघन माध्यम है, ये हमारे पास विरल माध्यम। तो ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है, जो किरणें आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। ये हमारे पास हो गया अभिलंब यानी नॉर्मल। तो प्रकाश की किरण ये आई तो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल हो गया और ये किरण जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन हमने पढ़ा था अपवर्तन में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो या तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। जब विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की तरफ, और जब सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। यानी प्रकाश की किरण मुड़ेगी, इस तरफ नहीं जाएगी बेटा, किस तरफ जाएगी, इस तरफ, दूर भागेगी इस अभिलंब से। तो मान लिया हमने प्रकाश की किरणें कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। अब अगर हम इस कोण को बढ़ाते जाए, इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाए तो वो किरण कहां पे जाती जाएगी, नीचे की तरफ जाती जाएगी। मैंने यहाँ पे कोण बढ़ा दिया तो अब प्रकाश की किरण कहां पे आई, यहाँ पे, मतलब और भी नीचे चली गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया तो प्रकाश की किरण कहां पे निकली, यहाँ पे। यानी ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री और ये हमारे पास क्या हो गया इंसिडेंट एंगल। इसी 90 डिग्री, इसी इंसिडेंट एंगल को, इसी आपतित कोण को जिसके कोरोस्पोंडिंग अपवर्तन कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं हम, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यानी आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके परस्पर अपवर्तन कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। और जब प्रकाश की किरणें इस क्रांतिक कोण से अधिक से, यानी इस बार जब आएगी प्रकाश की किरण ग्रेटर देन दिस एंगल, इस एंगल से जब आएगी तो प्रकाश की किरण ऊपर ना जाकर के किसमें आ जाएगी, वापिस इसी माध्यम में आ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो आगे हम पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। तो समझ में आया होगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण से जाती है तो वो वापिस सघन माध्यम में, विरल में ना जाकर के वापिस सघन माध्यम में, वापिस डेंसर मीडियम में ही लौट जाती हैं। यही घटना क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। बच्चों समझ में आया आराम से, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। ये इंसिडेंट, ये हमारा जो क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल जिसे हम बोलते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं और साथ में इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम। आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस घटना को कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो घटना होती है जिसमें प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से किसमें जाती हैं, विरल माध्यम में, और टकराने के बाद, यानी
किसमें वापिस आ जाती हैं, सघन में। जानी तो चाहिए थी किसमें, विरल में, लेकिन अधिक क्रांतिक कोण यानी आपतन कोण अधिक होने के कारण किसमें आ जाती हैं, विरल माध्यम में आ जाती हैं। और इसमें प्रकाश का पूर्ण रूप से क्या होता है, परावर्तन होता है, बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होता। इसलिए जो चीज पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाती है वो बहुत ज्यादा चमकीली दिखाई देती है। तो याद रखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, और वो आवश्यक शर्त है दो। पहली शर्त ये है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सघन माध्यम से किसमें जानी चाहिए, विरल माध्यम में। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये है कि लाइट है ना वो डेंसर से किसमें जानी चाहिए, रेयर में। दूसरा, जो इंसिडेंट एंगल है जिससे किरणें आती हैं यानी आपतन कोण, वो हमारा क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अगर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्या होगा, अपवर्तन। ठीक है, समझ में आया होगा बेटा अच्छे से। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके लिए स्नेल का नियम क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था अपवर्तन के अंदर स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम क्या था, स्नेल का नियम ये था कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आर की वैल्यू कितनी होगी है, 90 होगी है। तो हमारा जो स्नेल्स लॉ वो क्या बन जाएगा, क्योंकि जिसमें से प्रकाश की किरणें आती है ना वो ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि प्रकाश की किरणें आ रही है सघन से। तो साइन आर अपॉन साइन आई की जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। साइन आर कितना था, साइन आर था हमारा 90 डिग्री, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसलिए स्नेल्स लॉ इसके लिए क्या बन जाता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ चीजों का क्रांतिक कोण पूछ लेता है, उनका रिफ्रैक्टेड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके। तो याद रखेंगे कुछ चीजों का जो एग्जाम में सीधे तौर पे पूछ जाती हैं, जिसमें से दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो हीरे के लिए यानी डायमंड के लिए, और दूसरा पानी के लिए। तो अगर हम देखें पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना होता है, 1.33। क्राउन कांच का ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, 1.52। फ्लिंट कांच का जिससे हम लेंस बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, कितना होता है, 1.65। हीरे का, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है कितना, 2.42। इनके लिए एंगल कितना होता है, तो याद रखेंगे पानी और हीरे में आधे का डिफरेंस है लगभग, यानी 48 है तो ये कितना है, 24। 48 डिग्री 48.5 डिग्री, इसमें है हमारा 24.4। ये हमारे क्राउन कांच के लिए 41.1 और फ्लिंट कांच के लिए 37.4। तो याद हो जाएगा आराम से, पानी के लिए कितना, 48.5। ठीक है, क्राउन कांच के लिए 41.1 लगभग 42 डिग्री के आसपास, फ्लिंट कांच के लिए 37.4 और हीरे के लिए 24.4। याद रख लेंगे आराम से, 37.4 24.4, यहाँ पे 48.5 और 41.1 हो जाएगा आराम से। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां से कंपटीशन एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण को क्या क्या है, और इनसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बेटा आगे हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से, उदाहरण कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आए हैं। तो देखते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है। सबसे पहला जो उदाहरण हमारा वो है हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी किसके कारण होता है, क्योंकि हीरे के अंदर जो हमारी प्रकाश की किरणें अंदर जाती हैं वो हमेशा 24.4 डिग्री एंगल से अधिक से जाती हैं, जिससे जो प्रकाश उसके अंदर एंटर करता है वो बार बार क्या होता रहता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहता है, प्रकाश उसी के अंदर रहता है। इसीलिए हीरा क्या होता है बेटा, चमकता है। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, काफी बार पूछा गया है, यूपी पुलिस में, उत्तराखंड पुलिस में और दिल्ली पुलिस में। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो याद रखेंगे हीरे का चमकना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में
मृचिका का बनना, जिसे मृग मृचिका भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे मिरेज कहते हैं। वैसे ही सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट होता है कि ठंडे इलाके में क्या बनती है, मृचिका बनती है, उसे इंग्लिश में लूमिंग कहते हैं। ठीक है, वो भी किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यानी आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर या रेगिस्तान में हमें क्या नजर आता है, तालाब नजर आता है, या किसी पेड़ की जो है ना प्रतिबिंब हमें उल्टा नजर आता है, ऐसे नजर आता है कि वहां पे पानी भरा हो, तालाब भरा हो, यानी तालाब हो वहां पे रेगिस्तान के अंदर या रोड के ऊपर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता किस कारण है, तो हमें याद रखना है कि गर्म जब इलाका होता है या रेगिस्तान क्या होते हैं, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है मिट्टी, और उसके पास जो हवा होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो वहां पे घनत्व घट जाता है, मतलब घनत्व कम हो गया तो हवा ऊपर चली जाती है, तो नीचे विरल माध्यम बन जाता है, ऊपर क्या बन जाता है, सघन माध्यम। ऊपर सघन माध्यम बन गया, नीचे विरल माध्यम बन गया। और जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होगा उनका, इन सघन से विरल में आ रही है तो प्रकाश की किरणें आएंगी तो उनका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे पेड़ पौधों की इमेज हमें क्या नजर आती है, उल्टी नजर आती है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है पेपर में, एनडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मृग मृचिका या मिरेज या लूमिंग या मृचिका या ठंडे इलाकों में मृचिका क्यों बनती है, तो अपने को याद रखना है सीधा सीधा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जमीन क्या हो जाती है, गर्म, और गर्म होने से वहां जो टच में हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, और हवा कहाँ उड़ जाती है, फिर ऊपर उड़ जाती है बेटा, और ऊपर उड़ जाती है तो वहां पे नीचे क्या बन जाएगा, विरल माध्यम, और नीचे ऊपर क्या बन जाएगा, सघन माध्यम। क्योंकि हमें पता है चीजों को जब हम गर्म करते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है, यानी क्या बढ़ता है, उनका आयतन यानी वॉल्यूम, और आयतन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है घनत्व, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी, और डेंसिटी घटेगी तो चीजें, जो चीजें हैं वो क्या चली जाती हैं, ऊपर चली जाती है, हल्की हो जाती है। सेम वैसे ही कि पानी के अंदर जो बुलबुले होते हैं, जिनके अंदर हवा भरी रहती है, एयर बबल्स होते हैं, वो चमकते दिखाई देते हैं, वो भी किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या कांच का जो भाग टूट जाता है, चटका हुआ होता है, वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, वो भी किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। साथ में याद रखेंगे प्रकनली जो होती है, टेस्ट ट्यूब अगर हम पानी में डालेंगे तो वो ज्यादा चमकदार नजर आती है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 100% याद कर लेना भाई, और अपने नोट्स बनाते रहना, साथ साथ मैं पूरी साइंस की वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा। तो देखिए ध्यान देंगे, प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। तो हमें ये पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर यानी एक ट्यूब होती है हमारी, और ट्यूब के ऊपर हमने यहाँ पे परत लगा दी, अंदर हम सिलिकॉन या क्वार्ट्ज, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया लैब अटेंडेंट हरियाणा के अंदर कि प्रकाशीय तंतु किसके बने होते हैं, तो प्रकाशीय तंतु या तो क्वार्ट्ज कांच के, या किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। अगर क्वार्ट्ज कांच ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा। तो उसकी एक पतली नली होती है हमारी, ठीक है, जिसके ऊपर बाहर जो परत होती है उसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कम होता है, कितना, 1.5। अंदर जो होती है हमारी वो क्या लगे रहते हैं, क्वार्ट्ज कांच लगा रहता है, इसके पतले पतले रेशे लगे रहते हैं, पतले पतले फाइबर्स लगे रहते हैं, और इस नली के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू हम किसी भी प्रकाशीय सिग्नल को, यानी ऑप्टिकल सिग्नल को है ना, एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी प्रकाशीय सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बिना उसकी इंटेंसिटी को लॉस किए, बिना उसकी तीव्रता को क्षय किए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, वो भी किसी कर्व्ड सरफेस में, जबकि प्रकाश चलता किसमें है, सीधी रेखा में। तो ये ऑप्टिकल फाइबर से ही पॉसिबल है कि आप प्रकाश को कर्व्ड के अंदर, यानी किसी घुमावदार नली के अंदर भी भेज सकते हैं, किसके द्वारा, प्रकाशीय तंतु के द्वारा। तो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु एक ऐसी नली होती है जिसका विकास किसने किया, चार्ल्स के काव ने इंपॉर्टेंट है ये, और इसके लिए उन्होंने 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। 2009 में
चार्ल्स केकाउ को प्रकाशीय तंतु का डेवलपमेंट करने के लिए क्या मिला 2009 में, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर उन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला बेटा। हो जाएगा आराम से। तो प्रकाशीय तंतु एक ऐसी नली होती है, लिख लेना ही, प्रकाशीय तंतु एक ऐसी नली होती है, एक ऐसी ट्यूब होती है जो क्वार्ट्ज, कांच व सिलिकॉन की बनी होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकाशीय सिग्नल को, ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी तीव्रता के क्षय किए भेज सकते हैं, बिना उसकी इंटेंसिटी को लॉस किए भेज सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तंतु। तो समझ में आया होगा। यानी ऐसी नली, ये नली हमारे पास, जिसके अंदर बाहर तो जो परत लगी रहती है उसका कितना होता है हमारा इफेक्टिव इंडेक्स 1.5, किसकी बनी होती है अंदर, ये क्वार्ट्ज कांच या सिलिकॉन की। यानी क्वार्ट्ज कांच या सिलिकॉन के पतले व लंबे रेशे होते हैं, जिनकी मोटाई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है, यानी बहुत ही कम मोटाई होती है, ठीक है, पतली होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर काम करता है, तो एनडीए में पूछा गया, अन्य के अंदर। साथ में हमारा ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर पूछा जा चुका है कि प्रकाशीय तंतु किसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। किसने डेवलप किया, चार्ल्स केकाउ ने। कब, इसके लिए 2009 में क्या मिला उनको, नोबेल पुरस्कार मिला। समझ में आया आराम से। और ये जो युक्ति है, ये जो उपकरण है, किसके ऊपर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको ये बताता रहूंगा अभी कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि वह भारतीय वैज्ञानिक जो प्रकाशीय तंतु से संबंधित है, या फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार पूछा गया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है नरेंद्र सिंह कपाणी। नरेंद्र नहीं है, क्या है, नरेंद्र सिंह कपाणी, जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, सिख वैज्ञानिक है, जो भारत में जन्मे हैं, लेकिन है रहने के वाले कहां के, नागरिकता इनके पास अमेरिका की है। क्या नाम है, नरेंद्र सिंह कपाणी। इन्होंने सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु नामक शब्द का प्रयोग किया था, डेवलपमेंट नहीं किया, इस शब्द का प्रयोग किया था। और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया था डेवलप करने में, लेकिन डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स केकाउ को। तो याद रखेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक कौन है, जो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्या नाम है, नरेंद्र सिंह कपाणी। और इन्होंने कब प्रयोग किया इस शब्द का, 1956 में। किस शब्द का, प्रकाशीय तंतु। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु शब्द के जनक या प्रकाशीय तंतु के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र सिंह कपाणी, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां कहां पे करते हैं। एक तो हम सिग्नल भेजने के लिए करते हैं, जो टेलीफोन की लाइनें होती हैं उनके अंदर। साथ में इंडोस्कोपी के अंदर, इंडोस्कोपी होती है मानव शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना, ठीक है। और उसमें एक पतली नली हमारे अंदर डाल दी जाती है, जिससे हम अंदर से इमेज फोटो लेकर के हमारे अंगों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं आराम से। तो इंडोस्कोपी के अंदर किसका इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। और ये किसके ऊपर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो याद रखेंगे ये एंडोस्कोपी की टाइप होती है, ओरिस्कोप या ओटोस्कोप। ओरिस्कोप या ओटोस्कोप हम कहते हैं कान का अध्ययन, किसका अध्ययन, कान का अध्ययन। गस्ट्रोस्कोप होता है पेट का अध्ययन। वैसे ही ब्रोंचोस्कोप होता है हमारा गले व फेफड़े का अध्ययन। इन सभी के अंदर कई बार एग्जाम में सीधा सीधा ये सवाल पूछा गया है, ब्रोंचोस्कोप के अंदर प्रकाश की किस परिघटना का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, तो आपको याद रखना है वो कौन सी परिघटना आएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बेटा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपसे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें अपने सहपाठियों के साथ, और अपने नोट्स कंप्लीटली बनाएं। आगे हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।